हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2 एंड डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज हम यहाँ पे क्लास 11th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं होगा, कुछ उसका पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर है सेट्स। चैप्टर 1 है, क्लास 11th चैप्टर 1, जो कि है सेट्स। तो सेट्स क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। O2 एंड डिजिटल एजुकेशन चैनल पर हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम पहले एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती है उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इस तरीके से करेंगे कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, पहले सेट्स क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। तो चैप्टर हम यहाँ पे, ये क्लास है 11 और चैप्टर है यहाँ पे 1 जो है सेट्स। देखिए, सेट्स क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए, सेट की अगर हम बात करते हैं तो सेट का मतलब होता है कि जैसे समझिए कि कोई ग्रुप है या कोई कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। ग्रुप है या कोई क्या है? कलेक्शन। किसका? किसी भी चीज का। अब वो क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी एक लिस्ट हो सकती है, वो कोई नाम का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। वो एक लिस्ट हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उनके साथ में उसमें कोई नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसी जो लिस्ट है, ऐसा जो कलेक्शन होगा, उन कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। लेकिन सारे जो कलेक्शन होंगे वो सेट नहीं होंगे। सेट कलेक्शन को सेट होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी जिसको फुलफिल करना होगा, क्योंकि हम सारे कलेक्शन को सेट नहीं कर सकते। कलेक्शन भी कैसा होना चाहिए कि उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए। अब जैसे मान के चलिए हम मार्केट जाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स मार्केट जाते हैं और मार्केट से मान लीजिए आपने कोई एक पेन का बॉक्स लिया। मान लो आपने क्या किया, एक पेन का बॉक्स लिया। अब जैसे आपने मान लीजिए ये वाला पेन है, मान लीजिए इस टाइप के पेन का एक बॉक्स लिया और उसमें मान लीजिए आपके पास में 10 पेन है। क्या है? 10 पेन है, 10 पेन का कलेक्शन है। अब ये पेन देखेंगे, उस बॉक्स में जो इस टाइप के पेन होंगे वो सारे सेम ही होंगे, आइडेंटिकल होंगे, कलर में, शेप में, साइज में, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अपीयरेंस, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब सपोज करते हैं कि उसमें 9 पेन तो सेम यही थे जो मैंने होल्ड किया हुआ है, और एक जो पेन था मान लीजिए वो उसमें रेड कलर का था, रेड कलर। जैसे इसका कलर ब्लैक है, उसका जो आउटर कलर था वो उसका रेड था। तो जैसे ही आप उस बॉक्स को ओपन करेंगे, तो क्योंकि आपने 10 पेन का ब्लैक कलर का इस तरीके का बॉक्स चाहिए था, लेकिन जब आपने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें ये पेन एक जैसे थे, ये पेन अलग था। तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि अंकल या भैया, जिस शॉपकीपर को जो भी आप बोलेंगे कि ये वाला जो पेन है, ये जो रेड कलर का है, दिस इज नॉट, इस सेट का ये नहीं है, ये पेन इस सेट का नहीं है। तो आपने उसकी अपीयरेंस को देखकर, उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देखकर ये पता किया कि ये वाला जो रेड वाला जो पेन है वो इस बॉक्स में नहीं आएगा, वो इस सेट में नहीं होगा। तो आप इसके लिए आपने क्या किया, आपने तुरंत पता लगा लिया। आप किसी को भी आप उसको दिखाएंगे, किसी भी पर्सन को, तो हर पर्सन ये कहेगा कि हाँ ये जो पेन है ये इस, क्योंकि वो इस रेड वाला जो पेन होगा
वो इससे बॉक्स से मैच नहीं करेगा, इस वाले पेन से मैच नहीं करेगा। उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो बेसिक बातें हैं, वो इस पेन से बाकी 9 पेन के साथ मैच नहीं कर रही है। इसलिए कोई भी उसको देखकर ये बता देगा कि वो इस बॉक्स में नहीं आएगा, वो इस सेट में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे एक आप उस पेन को चाहे कितने ही भी पर्सन को दिखाइए, सारे एक ही जवाब देंगे कि हाँ ये इस सेट का नहीं है। समझ गए आप? तो सेट होने के लिए हमें क्या थोड़ा सा कुछ सुनेंगे बातें, अब आपको फिर समझ में आएंगी चीजें। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। अब मान के चलिए हमने एक लिस्ट बनाने के लिए 2 पर्सन को दिया। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट आया है। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर क्लास है, मान लो कोई एक स्कूल है, उसमें 10th ए है, मान लो 10th एक सेक्शन है, उसके 10th क्लास के बच्चे हैं, जैसे 1 2 3 ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए होंगे, किसी का 80% आया होगा, किसी का 95 आया होगा, किसी का 75 आया होगा, ऐसे उनके मार्क्स आए होंगे। तो उन बच्चों के नाम और उनके मार्क्स का परसेंटेज हमारे पास में एक लिस्ट है। अब देखिए हम उस लिस्ट से एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 बनाया, हमने लिस्ट 2 बनाया, हमने लिस्ट 3 बनाया। अब हमने ऐसे करके लिस्ट बनाया, मान लो ये 3 लिस्ट बनानी है। अब हमने क्या किया, पहली लिस्ट जो बनानी है, मान लीजिए 2 ही लिस्ट बनानी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें क्या करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें क्या करना है कि इसमें हमें लिस्ट 2, लिस्ट 1 में हमें क्या करना है कि यहां पे हमें गुड स्टूडेंट्स का नाम लिखना है। क्या करना है, गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। और लिस्ट 2 में हमें जो नाम लिखना है वो हमें उनका लिखना है कि द स्टूडेंट्स who got more than 80% मार्क्स। लिस्ट 2 में हमें क्या करना है, 80% मार्क्स जिनके आए हैं, ज्यादा मार्क्स आए 80 से ज्यादा, उनको हमें लिखना है। तो देखिए जब हम ये लिस्ट बनाएंगे, कौन सी वाली लिस्ट बनाएंगे, पहली वाली। तो आप देखिए जब पहली वाली लिस्ट को आप बनाने के लिए देंगे, मान लो फर्स्ट लिस्ट को बनाना है और ये लिस्ट हमें मान लीजिए एक पर्सन है ए ने बनाया, ये लिस्ट बी ने बनाया, ये पर्सन है, ये लिस्ट सी ने भी बनाया, मान लो इन 3 लोगों ने ये लिस्ट बनाया। तो आप देखेंगे इनके लिए जो गुड, अब देखिए लिस्ट जो बनेगी उसका बेस क्या है, उसका बेस है गुड स्टूडेंट। क्या है, गुड स्टूडेंट्स। अब आप सोचिए कि जब हम इसका बेस पे बात करेंगे गुड स्टूडेंट्स और ये लिस्ट बनवाना चाहेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, उन बच्चों के परसेंटेज को हमने नहीं बता रहे, हमने उन बच्चों के नाम लिख दिए। मान लो ये टीचर है, उसी क्लास को पढ़ाते थे तीनों टीचर, तो हमने कहा कि एक गुड स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाइए। तो इन टीचर की जो लिस्ट बनेगी, इसकी जो लिस्ट बनेगी, मान लो ये पहली लिस्ट ए ने बनाया, ये फर्स्ट लिस्ट बी ने बनाया, यही फर्स्ट लिस्ट इसी गुड स्टूडेंट्स की सी ने बनाया। तो इन तीनों लिस्ट के अंदर, यानी इन तीनों का जो कलेक्शन होगा, इन तीनों में जो नाम लिखे हुए मिलेंगे, आपको लग रहा होगा कि तीनों टीचर के लिए गुड स्टूडेंट्स सेम नहीं होंगे। इस टीचर के गुड स्टूडेंट्स कुछ इसके होंगे, इसके कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, इस लिस्ट में भी कुछ कॉमन हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी के गुड स्टूडेंट सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर यही लिस्ट, ये वाली लिस्ट हमने इससे बनवाया, यानी L2 ए ने बनाया, L2 चाहे बी बनाए, L2 लिस्ट को चाहे सी बनाए, ये तीनों जो लिस्ट बनेंगी, उन तीनों लिस्ट में देखेंगे क्या करना है, उनका बेस है कि जिस स्टूडेंट्स के मोर देन 80% मार्क्स आएंगे वो इसमें लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे क्या ये तीनों लिस्ट अलग अलग होंगी, तो आप कहेंगे कि ये तीनों लिस्ट अलग अलग नहीं होंगी,
क्योंकि इसमें जो नाम इसमें होंगे वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जो इस लिस्ट को बनाने का जो बेस था वो आपका क्लियर कट था, वो क्लियर कट था, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। इस लिस्ट को बनाने वाला जो बेस था जिसपे लिस्ट तैयार की जा रही है गुड स्टूडेंट्स की, वो गुड स्टूडेंट्स होना ये क्लियर कट बेस नहीं है, ये कोई आधार नहीं है। ये आधार ऐसा है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, ये आधार ऐसा है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे क्या होगा, अगर पेन वाले कॉन्सेप्ट को याद करें तो पेन में क्या था कि उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट जा रहा था, रेड कलर का था। तो हर आदमी उस क्लियर कट बेस को देखकर ये बता रहा था कि ये जो रेड कलर का पेन है, ये 9 जो ये ब्लैक कलर के जो पेन है उनके साथ मैच नहीं करता है। तो उनका क्लियर कट आधार था, बेस था। तो हर इंसान, चाहे आप किसी को भी उन 9 पेन और एक पेन को दिखाएंगे, तो किसी को भी उस बॉक्स को खोल के दिखाएंगे तो हर पर्सन ये कहता कि ये जो रेड वाला पेन है, चाहे बच्चे से पूछिए चाहे किसी भी पर्सन से पूछिए कि जो रेड वाला पेन है ये इस बॉक्स में नहीं आएगा, ये इस कलेक्शन में नहीं आएगा, ये इस ग्रुप में नहीं आएगा। समझ गया आपने? अब जैसे मान के चलिए हमने कोई एक बच्चा लिया जिसका 75% मार्क्स है उस बोर्ड में, तो आप किसी से भी पूछिए तो वो उस बच्चे को इस लिस्ट में नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई उसको लिस्ट में रख देगा, कोई उस लिस्ट में नहीं रखेगा। अब मान लो यही बच्चा है, मान लो ये कोई बच्चा है एक्स, इसका मार्क्स तो 75% है। अब लेकिन इसके साथ में इसकी बात करें गुड लिस्ट में आने की, तो ये किसी की गुड लिस्ट में हो सकता है, किसी गुड लिस्ट में नहीं होगा। तो क्योंकि इसका गुड होना जो बेस है वो क्या है, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो क्लियर कट नहीं है। तो इसके गुड होने पे कंफ्यूजन रहेगा, इसका गुड होना क्लियर कट नहीं है, इसका गुड होना वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि कोई तो इसको अपनी लिस्ट में रखेगा, कोई इसको अपनी लिस्ट में नहीं रखेगा। लिस्ट का मतलब कलेक्शन, लिस्ट का मतलब ग्रुप, तो कोई इसको उस ग्रुप में रखेगा, कोई इसको उस ग्रुप में नहीं रखेगा। तो इसलिए क्या होगा, अब जैसे इसमें हम बात करेंगे तो क्या होगा, इस बच्चे के 75% मार्क्स हैं, तो कोई भी इसको, ऐसा नहीं कि कोई इसको इस लिस्ट में इसका नाम लिख देगा, कोई इसका नाम नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इसको इस लिस्ट में नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि इसका जो आधार है लिस्ट बनाने का वो क्लियर कट है। यानी ये जो कलेक्शंस हो रहे हैं, ये जो ग्रुप बन रहे हैं, इनका बेस क्या है, वेल डिफाइंड है। इसलिए क्या होगा, इनको हम बोलते हैं ऐसे कलेक्शन जिसमें क्या होता है, ऐसे कलेक्शन या ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है कि वो वेल डिफाइंड हो, उस कलेक्शन को ही सेट बोलेंगे। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो हम अपनी उस पे सेट की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो सेट हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट क्या होता है, तो वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखिए कोई भी कलेक्शन सेट नहीं होगा, केवल जो वेल डिफाइंड होगा उसको सेट कहेंगे। जैसे गुड स्टूडेंट्स की अगर आप लिस्ट बनाने लग जाएं तो गुड स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन होगा फ्रॉम ए क्लास दैट विल नॉट बी ए सेट, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। गुड स्टूडेंट्स होना, गुड जो है, गुड जो वर्ड है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। गुड जो वर्ड है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट बन रही थी वो गुड पर बन रही थी और गुड वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होगा, इस टाइप की जो लिस्ट होगी, इस टाइप का जो ग्रुप होगा, डेट विल नॉट बी ए सेट, वो सेट नहीं माना जाएगा, वो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए ये जो हमारा लिस्ट बनेगी कि द स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 80% मार्क्स, जिनके 80% मार्क्स से 80% से ज्यादा मार्क्स आए, ऐसा जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट क्यों कहेंगे, क्योंकि इस कलेक्शन को बनाने में, इस लिस्ट को बनाने में किसी भी आदमी को, चाहे किसी को भी आप दीजिए, उसको कोई कंफ्यूजन फेस करना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बात बिल्कुल क्लियर कट हो, सीधी साफ हो, उसमें कोई परेशानी नहीं हो उसको समझने में, तो ऐसे कलेक्शन को ही हम बोलेंगे सेट। तो ये वाला जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन हिज 10th बोर्ड एग्जाम, तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन विल बी कॉल्ड सेट, उसको हम सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज है वेल डिफाइंड, इसका एक रोल है कि अगर कोई चीज कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ही सेट होगा, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। ये समझ में आ गया।
अब जैसे मान के चलिए, अब हम जैसे और भी कोई लिस्ट बनाते हैं। अब जैसे हमने एक और लिस्ट बनाया, जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया कि नेचुरल नंबर, यानी कलेक्शन हमने लिया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो 7 से कम, 7 से छोटी नंबर का हम कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ये सेट होगा या नहीं होगा ये हम देखेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो देखिए ये वाला सेट है नहीं। अब आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होती हैं वो आपका क्या होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं। नेचुरल नंबर क्या है, वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि कौन नंबर नेचुरल होगा कौन नहीं होगा, ये आपको अच्छे से पता है। आपको एक क्लियर कट पता है कि कौन सा नंबर नेचुरल है कौन सा नंबर नेचुरल नहीं है। तो देखिए अब इसका कलेक्शन हम करें तो आपको पता है 1 होगा, आपको पता है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा और 6 होगा। तो आपको पता है ये वाली लिस्ट बनेगी, यानी उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो ये वाला जो कलेक्शन होगा ये आएगा। अब क्या ये वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर क्या है आपको पता है वो वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि -3, तो आप कहेंगे कि -3 मैंने इस कलेक्शन में लिख दिया क्योंकि वो 7 से कम तो है, लेकिन क्या -3 नेचुरल नंबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर -3 नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते। अच्छा मैं आपसे कहूं कि 0, तो 0 भी 7 से कम है, तो क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप लेंगे तो आप, क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो, वेल डिफाइंड है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे, ये वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे, आपको ये वाला इसमें आएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें 4 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 4 आएगा। 4 एक नेचुरल नंबर भी है और 7 से कम भी है। तो यानी किसी नंबर को मैं आपके पास में लाता हूं तो आप उसको बहुत आसानी से विदाउट एनी कंफ्यूजन यू आर एबल टू टेल दिस नंबर विल बी द पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन और नॉट। आप आसानी से बता पा रहे हैं कि दिस नंबर इज द पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन और दिस नंबर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। तो आपको कोई बताने में कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि 1.5, तो ये एक नंबर है जो कि 7 से कम है, तो क्या वो इस कलेक्शन में आएगी? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। मैं कहूंगा व्हाई, तो यू विल से कि दिस नंबर इज नॉट द नेचुरल नंबर, क्योंकि 1.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं होगी। तो डेसिमल नंबर कुछ होती है, जैसे मान लो अगर मैंने आपको लिख दिया 2.0, तो ये डेसिमल नंबर नहीं माना जाएगा। कभी आप कंफ्यूज हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या है 1.5 इज डेसिमल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि कौन से नंबर कौन सी चीजें सेट होंगी कौन सी चीजें सेट नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करना है कि कोई भी कलेक्शन में ये ऑब्जेक्ट इसका पार्ट होगा या नहीं होगा, इसको बताने में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो वो कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। और अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, तो ये कलेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे मान के चलिए हमें एक लिस्ट बनाना है, रिवर्स ऑफ इंडिया। मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया, उसमें हमने बनाया रिवर्स कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, कलेक्शन लिस्ट बना रहे हैं हम और उसमें कलेक्शन कर रहे हैं, यानी नाम लिख रहे हैं हम बेसिकली, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हमने ये इंडिया की जो रिवर्स है उनका कलेक्शन कर रहे हैं। अब देखिए इंडिया में जो रिवर्स है, देखिए बेसिकली हमें वैसे जनरल नॉलेज की कमी है, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं होगी कौन सा रिवर इंडिया का है कौन सा इंडिया का नहीं है, ये अलग मैटर है। लेकिन हमें ये बता दिया जाए कि ये रिवर इंडिया की अगर हम जानते हैं तो हमें, हमसे जैसे मान लो एक नाम लिया, जैसे आप अमेजन को यूज करते हैं ना, अमेजन को हम यूज करते हैं ऑनलाइन, कुछ भी हमें सामान मंगाना है, तो आपको पता होगा कि अमेजन क्या है, ये एक रिवर है जो कि अमेरिका की है, यूएस की एक रिवर है।
ठीक है, यूएसए की। अब ये रिवर जब यूएस की रिवर है तो ये एक नदी है, जैसे नील है तो ये भी क्या है, एक नदी है, एक रिवर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये इस कलेक्शन में आएगा, तो आपको पता है, आपका जी के तेज है, तो आप कहेंगे सर नहीं, अमेजन इस कलेक्शन में नहीं आएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको मैं कहूं कि टेम्स, ये टेम्स नदी है तो क्या इसमें आएगी, तो आप कहेंगे टेम्स इसमें नहीं आएगी। ठीक है, आपसे मैं कहूं कि गंगा, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर गंगा इसमें आएगी, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। गंगा इज ए रिवर ऑफ इंडिया, तो आप इसमें लिख देंगे उसका नाम। मैं आपसे कहूं ब्रह्मपुत्र, तो आप तुरंत इसका नाम लिख देंगे, हाँ ब्रह्मपुत्र इसमें आएगी। मैं आपसे कहूं यमुना, तो आप तुरंत इसका नाम लिख देंगे, हाँ यमुना इसमें आएगी, क्योंकि यमुना इंडिया की रिवर है, ब्रह्मपुत्र इंडिया का रिवर है, नर्मदा इंडिया में बहता है, उनका हमारा रिवर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नदियां इंडिया में बहती हैं उनकी लिस्ट बनाने में, और जो नहीं बहती हैं इंडिया में उनकी लिस्ट बनाने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वाला जो कलेक्शन होगा ना, इसको भी हम सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको बनाने में, इस कलेक्शन को करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। अब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे दो लिस्ट बनाता हूं। एक मैंने लिस्ट बनाया, एक कलेक्शन मैंने किया कि कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन यानी कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन। एक दूसरा मैंने कलेक्शन बनाया कि कलेक्शन ऑफ मूवीज ऑफ अमिताभ। मैंने दो कलेक्शन बनाए। ये मैंने कलेक्शन बनाया अमिताभ की मूवीज का, और ये मैंने कलेक्शन बनाया अमिताभ बच्चन की गुड मूवीज का। अब देखिए इसमें जो कलेक्शन हम कर रहे हैं उसका थीम क्या है, उसका बेस क्या है, हम किसके अकॉर्डिंग कलेक्शन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो मूवी अमिताभ बच्चन की होनी चाहिए और वो गुड होनी चाहिए। इसमें हम कलेक्शन किस बेस पर कर रहे हैं कि वो मूवी केवल अमिताभ बच्चन की होनी चाहिए। अब देखिए आपको कोई फिल्म दिखाई जाए, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने अगर एक स्टार के रूप में काम किया है तो आपको दिखेंगे उसमें। आपने पूरी मूवी देखी, उसमें अमिताभ बच्चन जी आपको दिख जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये अमिताभ बच्चन की मूवी है, आप उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख देंगे। आपको अमिताभ बच्चन जी उसमें रोल करते हुए नहीं दिखे, आपने बहुत ध्यान से मूवी को देखा, उसमें अमिताभ बच्चन जी आपको नजर नहीं आए, तो आप कहेंगे ये मूवी अमिताभ बच्चन की नहीं है। आप स्टार कास्ट की लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, आती है पहले, तो आप उसमें जो मेन हीरो होते हैं उनकी लिस्ट पहले ही आती है, तो आप उसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि अमिताभ बच्चन इसमें स्टार है, एज ए स्टार, तो आप तुरंत उस मूवी का नाम लिख देंगे। यानी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको इस लिस्ट को बनाने में मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मूवी केवल अमिताभ बच्चन जी उसमें दिखने चाहिए, तो ही वो क्या होगी इस कलेक्शन में आएगी, नहीं दिखेंगे तो नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, यानी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अब एक अमिताभ बच्चन की आपको मूवी दिखाई जा रही है सारी, और उसमें से आपको गुड मूवी छांटना है, तो ये कंफ्यूजन आपके लिए नहीं है केवल, इसमें मतलब को ये समझना है कि आप ये लिस्ट अगर किसी से भी बनवाएंगे, ये लिस्ट L2, तो चाहे उसको पर्सन ए बनाए, चाहे उसको बी बनाए, चाहे उसको सी बनाए, चाहे उसको डी बनाए, इसमें जो लिस्ट होंगी उसमें जो नाम होंगे मूवीज के वो सारी लिस्ट सेम होंगी, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये गुड मूवीज जो होंगी, अब जैसे मान के चलिए हम 4 दोस्त हैं और अमिताभ बच्चन जी की मूवी देख रहे हैं, और हम लिस्ट बनाते जा रहे हैं चारों के चारों, और जब हम लिस्ट बनाते हैं हमने कहा कि हम मूवी देखेंगे और जिसको जो मूवी अच्छी लगेगी हम लिस्ट बनाएंगे, तो आप देखेंगे जब वो लिस्ट बनेगी चारों की तो सेम नहीं होगी, क्योंकि जब हम चारों मूवी देख के आएंगे तो देखेंगे जब किसी मूवी को 4
दोस्त देखते हैं, 4 फैमिली के मेंबर देखते हैं या 10 मेंबर देखते हैं, तो उनमें से कुछ को मूवी अच्छी लगती है, कुछ को वो मूवी अच्छी नहीं लगती है। समझ गया आपने? तो मूवी का अच्छा, अमिताभ बच्चन जी की तो है, लेकिन वो अच्छी है या नहीं है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। तो मूवी का अच्छा होना वो वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर चारों फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से ये कहा जाए कि हम मूवी दिखा रहे हैं आपको जिसमें अमिताभ बच्चन जी की जो मूवी है उनकी लिस्ट बनाइए, तो जो मूवी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सबकी लिस्ट देखेंगे वो सेम आएगी, क्योंकि वो वेल डिफाइंड बात है। अमिताभ बच्चन जी हैं, सिंपल सी बात है, तो नाम लिख देंगे लिस्ट में, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, गुड मूवी होना, इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो ये अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, वही सेट होता है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड को मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो ये समझाया मैंने कि अगर हम वो लिस्ट बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उस कलेक्शन में अंतर नहीं आना चाहिए, चाहे हम किसी भी पर्सन से बनवाएं। अगर उसमें अंतर आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, लिस्ट में कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा और वो फिर सेट नहीं होगा। तो ये वाला सेट नहीं होगा, ये वाला सेट होगा। ये समझ गए होंगे आप? तो ये हमारा क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसको हम सेट कहते हैं। अब देखिए सेट में क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन में क्या होता है, जो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्ट बनती है, उसका कलेक्शन होता है। तो अब हम उसको देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखिए जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था मोर देन 80% मार्क्स, मोर देन 80% मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के आए हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये स्टूडेंट्स है 5, इनमें से इसका मोर देन 80 था, इसका मोर देन 80 था, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका मोर देन 80% मार्क्स था। लेकिन बी का और डी का और ई का मोर देन 80% नहीं था, तो ए हमारी लिस्ट में आएगा और सी भी हमारी लिस्ट में आएगा। तो ये जो 2 एलिमेंट, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वो क्या हो सकते हैं, कोई किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, तो वो हम उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं। तो ये जो 2 नाम हैं ये हमारी लिस्ट में आएंगे, और ये जो 3 नाम है लिस्ट में नहीं आएंगे। तो ये हमारे नाम जो हमारे उसमें आए हैं कलेक्शन में, और ये वाला कलेक्शन मोर देन 80% वाला वेल डिफाइंड था। तो ये जो कलेक्शन में जो हमारे ऑब्जेक्ट आए हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कलेक्शन के अंदर, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ए और सी, ये क्या है, इस कलेक्शन के मोर देन 80% वाला जो स्टूडेंट्स का कलेक्शन था उसके क्या है, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हीं को एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हमने एक और कलेक्शन किया, मान लीजिए मैं आपको बात समझा रहा हूं एलिमेंट का, हमने एक और कलेक्शन किया, हमने कलेक्शन किया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये हमने कलेक्शन किया। जब हम इस कलेक्शन को करेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये इसमें ऑब्जेक्ट आए। तो ये 4 ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट को ही हम एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स जो हो जाएंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन, ऑफ दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन के जो एलिमेंट होंगे वो कौन होंगे, 1 2 3 और 4, वो इस कलेक्शन के एलिमेंट होंगे। बस समझ में आया? तो उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन में ऑब्जेक्ट आते हैं उनको हम एलिमेंट्स से दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज आती है इसमें कि जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट को हम दिखाते कैसे हैं।
तो सेट को दिखाने का सिंपल तरीका है, पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसी को टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म। और एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर। अब ये क्या है तरीके? रोस्टर फॉर्म कहें या टेबुलर फॉर्म कहें, एक ही बात है। जैसे हमने अभी किया, अभी हमने क्या लिया कि हमने एक कलेक्शन लिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये कलेक्शन था। तो आपको पता है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड है। ये तो समझ में आ गया क्यों है ये वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन है ये फिर सेट होगा, ये जो कलेक्शन था ये आपका सेट होगा। अब ये सेट होगा तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आएंगे जो इसको, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? उनका नाम लिखेंगे, मतलब उन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी वो हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो वो लिस्ट कैसे बनानी है? एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उस पे फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे या उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उस पे कॉमा लगाएंगे, ऐसे करके लिस्ट बनाना। तो इसमें कौन कौन आएगा? ऑब्जेक्ट कौन होंगे इसमें? आपको पता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे 1, 2, 3 और 4 होंगे। ये नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे? हम सबकी लिस्ट करें, सारे एक एक जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनको लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो इस कलेक्शन में जो कि वेल डिफाइंड है, जो कि सेट होगा, तो जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे इन ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, उन एलिमेंट्स को लिख लेंगे। एक सबको अलग अलग लिखेंगे। जैसे 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 3 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 4 लिखा, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे? सबको लिख लिया, सबका नाम या सिंबल। जैसे 1 का सिंबल ये 1 इस तरीके से होता है, 2 का ये होता है, ठीक है। या जैसे नाम है, जैसे मोर देन 80% स्टूडेंट्स हैं तो मान लो उनके नाम है रवि, फिर हमने लिख लिया कॉमा लगा के सुरेश, फिर हमने लिख लिया सीमा, ऐसे नाम लिख लिया। ऐसे कह रहा हूं मैं। तो ये ऑब्जेक्ट थे जिनके 80% से ज्यादा मार्क्स आए, तो ये हमने लिख लिया। तो ऐसे यहाँ पे हम दूसरा कलेक्शन ले रहे हैं तो हमने उनके ऑब्जेक्ट को लिख लिया, ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पे ये जो नाम है ना, यही उसके एलिमेंट हो जाएंगे, यही ऑब्जेक्ट है, ये एलिमेंट हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद जब उनको लिख लेते हैं तो फिर एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं। तो जब हम सारे एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, उनका नाम अलग अलग करके कॉमा लगा के लिखते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट, और फिर उसके बाद में इक्वल का साइन लगा के किसी भी एक कैपिटल लेटर से, इंग्लिश का अल्फाबेट ले लेंगे, ABCD कुछ भी कैपिटल में, उससे इसको दिखा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे A से दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये क्या हो गया? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। हमने क्या किया? इसमें जो भी इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे थे उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट बोलेंगे। जो भी एलिमेंट आए उनको ऐसे कॉमा लगा के सारे एलिमेंट का नाम या सारे एलिमेंट का सिंबल इसमें लिखते चले जाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट लगा के एक कैपिटल लेटर से उसको दिखा देंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे मान के चलिए यहां पे हमने अभी लिया था कि मोर देन 80% मार्क्स, तो उसमें मैंने बताया था A के आए थे और मान लीजिए C के आए थे। तो हमने क्या किया? आप क्या करेंगे? जैसे ABC 3 स्टूडेंट्स हैं और इनके A के मोर देन 80% मार्क्स आए और C के आए हैं, तो हमने A लिख लिया, हमने क्या लिख लिया? फिर C को लिख लिया। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसको किसी एक कैपिटल लेटर X से दिखा दिया, किसी भी। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन हो गया, क्योंकि ये जो कलेक्शन था ये भी सेट था। अब जैसे मान लो ये स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैं, जैसे रवि है, जैसे मान लीजिए सीमा है, जैसे ये कविता है, जैसे ये श्याम है, और ये मान लीजिए राम है। तो इसमें मान लो रवि और कविता, ये 5 स्टूडेंट्स में से इनके 2 के मोर देन 80% मार्क्स आए हैं। तो हम क्या बना रहे थे? कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 80% मार्क्स। तो मान लीजिए वो ये है, ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये उस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम यहाँ पे उनका नाम लिख देते हैं इस तरीके से। क्या क्या लिखेंगे? अब रवि लिखेंगे,
और कॉमा लगाएंगे, फिर हम कविता लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स वो है लिस्ट के जिनका 80% से ज्यादा मार्क्स आया है, तो उनका हमने क्या, उन ऑब्जेक्ट को लिख लिया, यानी उन नाम को लिख लिया, उन एलिमेंट को लिख लिया, इन्हीं को एलिमेंट बोलेंगे सेट की, क्योंकि ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, ये भी सेट होगा। फिर कुछ नहीं करना, कर्ली ब्रैकेट लगाना है और फिर किसी लेटर से ए से इसको दिखा देना है। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया इस टाइप का, ये हो गया रोस्टर फॉर्म या हो गया ये टेबुलर फॉर्म। अब जैसे मान के चलिए ये 1 2 3 मैंने एग्जांपल लिए, अब जैसे हम आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से कम इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो बताओ बेटा ये सेट होगा नहीं होगा? अब आपको पता है कि ये बात भी वेल डिफाइंड है, आपको इवन क्या होता है कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड होता है, सबकी डेफिनेशन है प्रॉपर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये भी वेल डिफाइंड बात है, 10 से कम है या ज्यादा है ये क्लियर कट बातें होती हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता नंबर में कौन 10 से कम है, तो ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो इवन होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर होना चाहिए वेल डिफाइंड है, 10 से कम होना चाहिए, सारी चीजें, इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वाला कलेक्शन जो होगा ये वेल डिफाइंड है, ये भी एक सेट होगा। तो इस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट कौन कौन आएंगे? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मान लो 1 से लेके 10 तक मैंने नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपसे कहूं इवन नेचुरल नंबर, तो 1 तो इवन नहीं होता, आपको पता है 1 इवन नहीं होता, क्योंकि इवन कौन होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन होते हैं। ये इवन नहीं है, ये इवन है, 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 ये इवन नहीं है, और ये लेस देन, ये भी इवन है लेकिन ये 10 से कम नहीं है, 10 से कम नहीं है। तो इसमें कौन कौन आएंगे? एक तो 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा। तो ये जो वाला कलेक्शन है इसके ऑब्जेक्ट कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इन कलेक्शन के जो ये ऑब्जेक्ट है इनको एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि अभी सेट हो गया, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे इनके साथ, फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे मान लो हमने इसको बी से दिखा दिया, ये सेट बी हो गया। तो ये इस कलेक्शन को हमने जो लिखा इस तरीके से, तो इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब हमने इसको क्या किया, इस कलेक्शन को ऐसे वर्ड में लिखा हुआ था, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो ये हो गया आपका बेटा रोस्टर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म हो गया, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब इसमें हमने टेबल बना के हर एलिमेंट को लिख लिया। तो ये एक ही बात होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब देखिए एक चीज होती है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम सारे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे इसके सारे एलिमेंट को लिखे उसको नहीं लिखना। हमें क्या करना है कि जिस बेस पर क्या हो रहा है, जिस बेस पर वो कलेक्शन हुआ है, जिस प्रॉपर्टी पर वो कलेक्शन हुआ है, जिस आधार पर वो कलेक्शन हुआ है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो कलेक्शन हुआ है, उस बात को लिखना है। ठीक है, और एलिमेंट को एक वेरिएबल से दिखाना है। जैसे मान लो इसी को, मान लो सेट बी को मैं ऐसे लिखना चाहूं, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए कैसे लिखेंगे, यानी x यहां का एक एलिमेंट है, x क्या है? इसका एक मेंबर है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सच डेट, मतलब वो कैसा है, कैसा है वो x जो है वो इसका एलिमेंट है, लेकिन वो क्या है, कौन है, उसके बाद यहां इसकी प्रॉपर्टी को लिखना होता है। यानी x जो एलिमेंट है इसके अंदर वो कैसा है, यानी वो प्रॉपर्टी क्या है, वो बेस क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कलेक्शन की मेन बात क्या है, उसको यहां लिखना है। तो x क्या है, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। वो ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना वर्डिंग नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा भी और बताऊंगा आगे क्लेरिफाई करके, अभी इसको इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे x और हमने वो प्रॉपर्टी लिख दिया कि x एक नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। समझ में आ गया होगा? तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा था, यहाँ पे एक सेट लिखा था a
नेचुरल नंबर लेस देन 4, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो क्या होगा 1 2 3 और 4, सॉरी लेस देन 5, तो 1 2 3 4 तक होगा वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये भी एक सेट होगा, वेल डिफाइंड है। और ये कैसे लिखा जाएगा, ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे सच दैट वो कैसा है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो ये किस बेस पर लिखी गई है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, तो ये हम यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी लिख देंगे। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए जैसे अभी यहाँ पे हमने कलेक्शंस लिखे हैं, अब यहाँ पे जो कलेक्शन लिखे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जो एलिमेंट है, अब जैसे यही कलेक्शन है, ये था कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये था ये वाला कलेक्शन। अब देखिए आपने पता लगाया कि इसमें ये ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि 4 जो है, 4 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए, इस कलेक्शन का ए का ही ऑब्जेक्ट है। या हम लिख सकते हैं कि 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट है। अब देखिए इतनी बात को, इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इज द 4 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 क्या है, सेट ए को बिलोंग करता है। बिलोंग करना मतलब उसके अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप कहां से बिलोंग करते हो, हम कहते हैं हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। जैसे हम विदेश चले जाएं, हम अब्रॉड हैं, कहीं बाहर हैं, तो हमसे कोई पूछे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे वी आर फ्रॉम इंडिया, या वी बिलोंग टू इंडिया, या आई बिलोंग टू इंडिया। समझ गया आपने, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ऐसे जैसे भी आप बोलेंगे। तो बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, आप जैसे बोल रहे हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जेक्ट हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट के एलिमेंट हैं, यही तो मतलब है। तो यहाँ पे भी यही है कि एलिमेंट होना, बिलोंग करना। तो अब इसको वर्ड में ना लिख के इन बातों को, ये जो हमने लिखा इतना, इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू, इनको हम वर्ड में ना लिख के इनकी जगह हमने एक सिंबल को इंसर्ट कर दिया। तो वो सिंबल क्या होता है, वो सिंबल होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का सिंबल होता है, ये ग्रीक लेटर है, ये आपका क्या है, ग्रीक लेटर। ग्रीक अल्फाबेट होते हैं ना, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीटा ईटा थीटा, ऐसे इनका एप्सिलॉन एक सिंबल है ग्रीक लेटर, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन को अब हम 4, इसको एप्सिलॉन ऐसे और ए लिख देंगे, यहां पे सेट ए लिख देंगे। तो ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 सेट ए को बिलोंग करता है। इसका मतलब इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको बिलोंग्स टू ही पढ़ेंगे। अब एप्सिलॉन मतलब इसका नाम होता है, मतलब इसका जो ओरिजिनल जो प्रॉपर नाम है वो एप्सिलॉन होता है सिंबल का, लेकिन यहाँ पे इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, 4 बिलोंग टू ए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 और ये लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, 3 बिलोंग्स टू सेट ए या सेट ए। अब जैसे ये तो हो गया, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में होगा तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए इस कलेक्शन में, मान लीजिए 5 या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, उससे में 6 या 7 नहीं आएगा, तो देखिए 7 जो होगा वो इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 7 हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जो 7 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, वो इसका मेंबर नहीं होगा।
तो इसमें क्या करना है, जो एप्सिलॉन आया है इसको हम ऐसे एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो 7 ऐसे एप्सिलॉन का ये साइन लगाएंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे और ए। तो ये क्या बताता है कि 7 जो है ये इस सेट का मेंबर नहीं है, वो इसका एलिमेंट नहीं है। जैसे 5 और ये लगा हुआ है डज नॉट बिलोंग टू ए, तो 5 इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो कोई सेट का एलिमेंट होना या नहीं होना वो इन दो सिंबल से दिखाएंगे। अगर कोई सेट किसी का कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या एलिमेंट है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, नहीं है तो उसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। कैसे पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे ये जो सिंबल होता है ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, लेकिन रीड इसको करेंगे बिलोंग्स टू। तो ये समझ में आ गया, अगर कोई मेंबर है तो उसको हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे। अब जैसे मान लो, अब जैसे मैं यहां पे ये कह रहा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब एप्सिलॉन का यूज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मान लो एलिमेंट सेट बी है, तो x सच दैट, x क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर है, x क्या है, x एक इवन नेचुरल नंबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे मान लो हम इसको लिख रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इस सेट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या है, ऐसे x सच दैट। अब x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से दिखाते हैं तो N से दिखा देंगे, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और x क्या होगा, वो लेस देन 5, ऐसे सिंबल के तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, x इस सेट का एलिमेंट है, वो एक नेचुरल नंबर है और वो 5 से कम है। इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, वो 5 से छोटा है। तो जब एक नेचुरल नंबर 5 से छोटा तो वो यही तो बनेगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म ऐसे जो हम लिखते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म है, और ऐसे जो एलिमेंट को लिखते हैं हर एलिमेंट को अलग अलग, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है या ये टेबुलर फॉर्म है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया कि ये क्या, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और है कि जैसे मान के चलिए यही हमने देखा, मान लीजिए ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 5, तो हमने लिखा 1 2 3 4। अब मान लीजिए कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है 3 4 1 2, किसी दूसरे बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया 4 3 2 1, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ कि एलिमेंट का जो लिखने का ऑर्डर है वो बदला हुआ है, बातें इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं जो एलिमेंट है वो सेम है सब में, बस उनको आगे पीछे इधर उधर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो देखिए उस किसी सेट में अगर हम एलिमेंट्स को की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे क्या किया, इसमें 4 बाद में लिखा था, हमने 4 यहां लिख दिया, लेकिन ये सेट ये सेट ये सेट तीनों ये एक ही सेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका स्कूल लिखा हुआ है और इसके जो लेटर इसमें यूज हुए हैं उनसे हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो अगर आप इसका सेट बनाना चाहते हैं, मान लो आपने इसको सेट बनाया P, और P जब सेट बनाया तो इसके एलिमेंट को लिखा, आपने लिखा S C H, अब ये आ गया O, अब यहाँ पे 2 O आए हैं, तो आपको क्या करना है, एक ही O को लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें हम क्या करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे O आया, लेटर या नंबर जो भी आएंगे तो O को एक ही बार लिखेंगे, फिर L लिखेंगे। तो इसका हम इस तरीके से जो इसके लेटर्स हैं स्कूल के, उनका जो सेट बनेगा लेटर्स का, वो बनेगा। अब कोई बच्चा मान लीजिए इसका सेट ये बनाता है P, मान लीजिए वो क्या लिख देता है HCOLS, ऐसे लिख दिया उसने, तो ये भी सेट सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, 2 बातें ध्यान रखना है, एक तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है। दूसरा क्या है कि आप उनके ऑर्डर को इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको समझ में आया। हमने यहाँ पे जो सीखा वो सेट क्या होता है वो सीखा, सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा, एलिमेंट कौन होते हैं वो हमने चीज सीखी। हमने यहाँ पे सीखा कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसमें कि हम रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो मेथड होते हैं। हमने सीखा कि एलिमेंट बिलोंग करेगा नहीं बिलोंग करेगा तो उसके सिंबल क्या होते हैं, ये बातें हमने सीखी। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास में एक सेट है एक्स और ये दे रखा है हमारे पास में 2 3 4 5, ठीक है। अब वो हमसे कहे कि ये एप्रोप्रिएट सिंबल डालिए, ये सिंबल या ये सिंबल, ठीक है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब मैंने अभी समझाया, ये होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो अब मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये मैंने यहां पे डाला, मैंने लिया 0, यहां पे ये मैंने ब्लैंक दे दिया, यहां पे मैंने x ले दिया, यहां पे मैंने डाला -2, यहां पे ब्लैंक दे दिया, यहां पे x दे दिया, यहां पे मैंने डाला 4, यहां पे ब्लैंक दे दिया, यहां पे x दे दिया, यहां पे मैंने डाला 5, यहां पे ये x दे दिया। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे आप एप्रोप्रिएट सिंबल लगाइए, तो एप्रोप्रिएट सिंबल आप कैसे लगाएंगे? हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट सिंबल के लिए मैंने बोला, तो एप्रोप्रिएट सिंबल हम कैसे लगाएंगे? इनमें से कि ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो देखिए इसको कैसे देखेंगे, अब जैसे 0 है, आप देखो 0 क्या x में है? 0 x का मेंबर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं। वैसे यहाँ पे 0 जो है क्या वो इस सेट में है? तो आप देखेंगे वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये डज नॉट बिलोंग का लगाएंगे। जैसे -2 इसमें नहीं है क्योंकि 2 है लेकिन -2 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगेगा। 4 x का एलिमेंट है, हाँ 4 इसमें है, तो यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। 5 इसमें है, हाँ 5 भी इसमें है, तो यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिकली हम लगा सकते हैं। तो ये इतना टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और उसमें होती है, मैं यहीं पे आपको बता दूं, बाकी आगे भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक होता है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कोई सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मान के चलिए कोई सेट ए है, अभी जैसे हमने सेट ए ही लिया, ये कलेक्शन था नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये है। अब देखिए इसमें हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 आया हुआ है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो उसमें ये कितने, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, नहीं है? तो इतनी जो बात आपने लिखी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो वर्ड में लिखा ऑफ सेट ए, तब हमने 4 लिखा, तो इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? आपको कुछ नहीं करना, इस सेट में पूछ रहा है कितने इसके नंबर हैं, तो आप ए को लिखिए, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, बाहर स्मॉल एन लगा दीजिए। तो ये इतनी सी जो सिंबल है, इतना सा जो बात है, ये इस लैंग्वेज को बता रहा है। यानी ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो ये बात हो गई। इस इतने बड़े सेंटेंस के लिए इतना सा आपको लिखना है, और इक्वल टू क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बी लिया और बी में 0 1 2 3 और 9 ये एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो आप काउंट करेंगे तो 5 एलिमेंट है। तो कैसे लिखेंगे? एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो कितने हैं? 5 हो जाएंगे। तो ये आपको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम दिखाते हैं, यानी उस सेट को ब्रैकेट में डालेंगे, उसके पहले एन लगा देंगे। मान लीजिए मैंने ये कोई सेट एक्स है और उसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू एल एम। अगर कोई पूछे कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप देखेंगे इस सेट में, तो कैसे दिखाएंगे? एन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, तो इसमें 7 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7 है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, तो Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कह दें, या इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या कार्डिनलिटी भी कह देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो ये तीनों बातें ही हैं। ये क्या है, Na का मतलब ये तीनों बातें हैं। Na का मतलब कार्डिनल नंबर भी है, Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी है, Na का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए भी है। तो ये तीनों चीजें एक ही बातें हैं और ये इससे रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए ये सेट बी है, तो सेट बी में मान लीजिए ये बी, हमने एक एग्जांपल ले लिया 0 -1 4 5 7 और 2, ये ले लिया। अब कोई Na हमने लिख दिया, एन बी क्या है, तो वो हमारा कितना हो गया 3 और 3 6 हो गए। तो अब कोई पूछे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, तो वो एन बी ही पूछ रहा है आपसे, वो यही बात है, तो क्या होगी, वो 6 होगी। आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो इसका मतलब भी वो आपसे एन बी ही पूछ रहा है, तब भी वो 6 ही होगा। एक ही बात है, केवल इसके वर्ड्स बदल रहे हैं। वो आपसे पूछे कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, तब भी वो एन बी ही पूछ रहा है, वो तब भी वो 6 ही होगी। तो ये सब अलग अलग नाम हैं, बातें एक ही है, मतलब एक ही है इन सबका। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में, इसमें आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी का, उसको हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है। अगर ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा तो आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ आ जाएगी। उस वीडियो को देखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही इसके बेस पर उस एक्सरसाइज को कर लेंगे। लेकिन आपको वो सॉल्यूशन देखना है तो पहले इसको जरूर देख लें, तब उसको देखें। तो इसमें इतना ही था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बाकी के इसके टॉपिक सेट्स के डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को देखते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हमको मोटिवेशन देते रहेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अच्छा कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और हमको मोटिवेट कर सकते हैं। और O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को देखते रहेंगे, इसी तरीके से हमें मोटिवेशन देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।